जय हिंद। मेरे क्लास में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज हम लोग महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, फिर पार्ट 2 देखा और वे अनुच्छेद जो बचे रह गए हैं उसको जो है कि आज हम लोग जो है कि देखेंगे। ठीक है। ठीक है, तो यह लास्ट वीडियो होगा अनुच्छेदों से रिलेटेड, पार्ट 3 है यह। चलिए अब चलते हैं भाग 11। भाग 11 में क्या है? केंद्र राज्य संबंध। ठीक है, यानी केंद्र और राज्य के बीच जो संबंध है उसके बारे में जो है कि बताया गया है। जैसे विधायी संबंध, यानी विधि बनाने से संबंधित जो संबंध होगा, फिर प्रशासनिक संबंध। ठीक है, तो उनको जो है कि आज हम लोग देखेंगे। इसका उल्लेख हम लोगों को जो है अनुच्छेद 245 से लेकर 263 तक जो है कि देखने को मिलता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा जो है कि कानून, यानी राज्य सूची के विषय पर है जो है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। लेकिन कब कानून बनाएगी? यदि राज्य सूची के किसी विषय पर केंद्र सरकार के राज्यसभा द्वारा यह पारित कर दिया जाता है कि यह जो विषय है यह राष्ट्रीय महत्व का है, तो ऐसी स्थिति में जो है कि केंद्र सरकार राज्य सूची के विषय पर जो है कि कानून बना सकती है। और वह किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 249 के तहत। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि किस बहुमत से पारित करेगा? तो 2/3 बहुमत से यदि पारित कर देता है केंद्र सरकार की राज्यसभा के द्वारा, तो फिर क्या होगा कि उस विषय पर जो है कि केंद्र सरकार कानून बना सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 249 में क्या है? राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 262, इसमें क्या है? नदी जल विवाद। ये तो और आसान है, इसको याद रखना। ठीक है, मैंने अभी आप लोगों को बताया भी था कि नदी जल विवाद के लिए जो है कि अलग से इसका प्रावधान अनुच्छेद 262 में किया गया है। इसको याद बहुत आसानी से रख सकते हैं दोस्तों। चलिए देखते हैं। देखिए, विवाद जब होगा तो कैसे होगा? दो और दो। ठीक है, समझ गए? यानी इधर भी जो है कि दो है और इधर भी दो है, और राज्य में अगर मान इच्छे को मान लेते हैं कि कोई नदी है, ठीक है, तो ये भी राज्य होगा, ये भी राज्य होगा और विवाद होगा। समझ गए ना? तो इस तरह मान के चलिए, इधर एक राज्य है, वो भी दो है, इधर भी दो है। ठीक है ना? और बीच में छह को मान लेते हैं नदी, तो क्या हो गया? नदी जल विवाद किस में है? तो जो है कि नदी जल विवाद 262 में है। चलिए अब इसको याद करना और भी आसान है। अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। ठीक है, अब ये क्या है? चलिए इसको भी हम लोग जो है कि समझते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद, इसमें क्या होता है कि जो है कि सभी राज्यों के मुख्यमंत्री आते हैं और केंद्र की ओर से जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि भाग लेते हैं, और एक जो है कि संयुक्त बैठक होती है। ठीक है ना? तो उसे अंतर्राज्यीय परिषद कहते हैं। समझ गए? यानी सारे मुख्यमंत्री आएंगे और केंद्र की ओर से जो है कि प्रधानमंत्री जो है कि भाग लेंगे, और एक जो है कि परिषद होगा। तो जो है कि उसका जो उल्लेख हमें किसमें देखने को मिलता है? अनुच्छेद 263 में। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद की बात जो है कि कही गई है। अब देखिए इसको याद रखना कैसे, कितना आसान है। देखिए, अनुच्छेद 262 में क्या होगा कि नदी जल विवाद होगा। जब जल के लिए विवाद हुआ तो भाई क्या होगा? जब विवाद होता है तभी तो मीटिंग होता है। तो 262 में विवाद हुआ नदी जल के लिए, तो 263 में क्या होगा? अंतरराज्यीय परिषद होगा, यानी सारे राज्यों के मुख्यमंत्री आएंगे। ठीक है, याद करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं। तो अनुच्छेद 262 में क्या है? तो नदी जल विवाद है। और अनुच्छेद 263 में क्या है? तो अंतरराज्यीय परिषद है, इंटर स्टेट काउंसिल है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 266 में क्या है? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड। ये संचित निधि क्या होता है? ठीक है, अब थोड़ा इसको समझते हैं। अनुच्छेद 266 में है संचित निधि, और अनुच्छेद 267 में क्या है? तो है आकस्मिक निधि। ठीक है, 266 में संचित निधि और 267 में आकस्मिक निधि। अब संचित निधि क्या है इसको थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, भारत में जो राजस्व की वसूली होती है, जो राजस्व की वसूली की जाती है, यानी जो टैक्स की वसूली की जाती है, कर की जो वसूली की जाती है, तो उसके लिए जो है कि केंद्र स्तर पर
वो पैसे को जमा करने के लिए एक निधि होता है जिसे क्या कहते हैं, संचित निधि। ठीक है। यानी भारत में जो राजस्व की वसूली होती है और वह राजस्व के लिए जो है कि एक निधि गया होता है केंद्र में, जहां पर राजस्व जमा होता है, उसको क्या कहेंगे, संचित निधि कहेंगे। ठीक है। यानी जो टैक्स वसूला जाता है और जो है कि टैक्स जहां पर जमा होता है उसको क्या कहेंगे, संचित निधि कहेंगे, कॉन्सोलिडेटेड फंड कहेंगे। अब क्या है 267 में, क्या है, आकस्मिक निधि। इसका उपयोग कब किया जाता है, जब अचानक आने वाले जो है कि कार्यों के लिए आकस्मिक निधि का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए कि संचित निधि किसे कहते हैं और आकस्मिक निधि किसे कहते हैं। भारत में जो कर की उगाही होती है, जो राजस्व की वसूली होती है, उसके लिए केंद्र स्तर पर एक निधि बनाया बनाया गया होता है, जहां पर राजस्व जमा होता है, उसे संचित निधि कहते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 280 में क्या है, वित्त आयोग। ठीक है। वित्त आयोग। वित्त आयोग आप लोगों को पता होगा, शायद हो सके पता हो, कि जो है कि राष्ट्रपति महोदय प्रत्येक 5 वर्ष पर जो है कि वित्त आयोग का गठन करते हैं। किसके तहत गठन करते हैं, तो अनुच्छेद 280 के तहत गठन करते हैं। ठीक है। अब ये वित्त आयोग क्या होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के मध्य करों के बंटवारे हेतु वित्त आयोग का गठन किया जाता है। यानी जो टैक्स होता है ना, कर, ठीक है, उसके बंटवारे के लिए जो है कि अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया जाता है, और प्रत्येक 5 वर्षों के तहत होता है। और जो है कि इसका गठन कौन करते हैं, तो जो है कि राष्ट्रपति महोदय करते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि अखिल भारतीय सेवा यानी ऑल इंडिया सर्विस, समझ गए ना, यानी जो पूरे भारत में सर्विस देगा, ऑल इंडिया सर्विस, अखिल भारतीय सेवाएं। अब अखिल भारतीय सेवाएं क्या क्या है, थोड़ा देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आईएएस यानी इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस, उसके बाद आईएफएस, यहीं पर ध्यान रखना है, यहाँ पर बच्चे फंसते हैं। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन वाला, जंगल वाला, ठीक है ना। ठीक है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है वह अखिल भारतीय सेवा है, ध्यान रखना है। लेकिन इंडियन फॉरेन सर्विस, विदेश सेवा, वन सेवा जो है वह अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन जो विदेश सेवा है यानी फॉरेन सर्विस जो है, वह जो है कि अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखना है। वन सेवा है वह अखिल भारतीय सेवा है, लेकिन जो विदेश सेवा है यानी जो फॉरेन सर्विस है, इंडियन फॉरेन सर्विस, वह जो है कि जो है अखिल भारतीय सेवा नहीं है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस जो है कि वह अखिल भारतीय सेवा है। ठीक है। तो अनुच्छेद 312 में क्या है, अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में बताया गया है। और अनुच्छेद 315 में क्या है, संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के तहत ही जो है हम लोगों ने ये तीन को देखा, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस की नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाएं, और अनुच्छेद 315 में क्या हो गया, संघ लोक सेवा आयोग। कितना आसानी से याद कर लिया हम लोगों ने। 249 में क्या है, राज्य सूची के विषय पर केंद्र द्वारा कानून। 262 में क्या है, नदी जल विवाद। अब जब नदी जल विवाद हुआ तो 263 में क्या होगा, इंटर स्टेट काउंसिल, अंतर्राज्यीय परिषद। फिर 266 में क्या है, संचित निधि। और 267 में क्या है, तो आकस्मिक निधि। और अनुच्छेद 280 में क्या है, तो वित्त आयोग। और फिर 312 में क्या है, तो अखिल भारतीय सेवाएं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस। और जो है 315 में क्या है, तो यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हम्म। अब निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, निर्वाचन आयोग चुनाव तो करवाती है ना, इलेक्शन कमीशन ही। चलिए अब इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग का जो है के बारे में बताया गया है। ठीक है ना, निर्वाचन आयोग के बारे में, इसको एकदम दिमाग में सेट करके रख लीजिए। ये जो है कि हमेशा पूछे जाते हैं कि किस अनुच्छेद के तहत जो है कि निर्वाचन आयोग के बारे में बताया गया है। 324, 324 याद रख लीजिएगा। ठीक है। निर्वाचन आयोग। अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 25 जनवरी 1950 को किया गया था। अब इसको कैसे याद रखेंगे, हम बताएंगे आप लोगों को कैसे याद रखना है। देखिए,
आपको ये याद रखना है, याद नहीं रखना है, आप लोगों को पता है कि हमारा संविधान कब लागू हुआ था। तो हम लोगों का जो संविधान है पूर्ण रूप से कब लागू किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को जो है भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था। तो जब भी निर्वाचन आयोग की बात आए तो आप एक चीज याद रख लेना कि जो है कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू किया गया था और इसके एक दिन पहले निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था। यानी 25 जनवरी को जो है कि निर्वाचन आयोग का गठन किया गया और 26 जनवरी को पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। तो देखिए, दिमाग से याद रखिएगा तो याद आसानी से रह जाएगा, नहीं तो फिर माथा ठोकते रहिए, दिमाग में एक तरफ से आएगा और एक तरफ से चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। SC ST और आंग्ल भारतीय, ठीक है, SC ST और आंग्ल भारतीयों के बारे में जो है कि अब हम लोग देखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे ना कि लोकसभा में जो है कि SC यानी अनुसूचित जाति और ST को आरक्षण प्राप्त है, यानी शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ठीक है ना। तो उन्हें इस आधार पर जो है कि आरक्षण दिया जाता है। तो उसी के बारे में जो है कि आज हम लोग देखेंगे और आंग्ल भारतीय को भी जो है कि देखेंगे, आंग्ल भारतीय। ठीक है, अब अनुच्छेद 330 में क्या है, तो इसको याद रखना बहुत आसान है और इसमें प्रश्न हमेशा पूछे जाते हैं। पहले, अनुच्छेद 330 में क्या है, SC ST को लोकसभा में आरक्षण। अनुच्छेद 30 में क्या है, SC ST को लोकसभा में आरक्षण। अब SC ST को आरक्षण मिला, अब फिर एक अंक बढ़ जाइए, 331 में है लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण। SC ST को आरक्षण तो 330, आंग्ल भारतीयों को आरक्षण तो कितना, 331, खत्म। अब क्या हुआ, हम लोगों ने यहां देखा लोकसभा, लोकसभा में SC ST को आरक्षण। अब विधानसभा में SC ST को आरक्षण किसके तहत, तो अनुच्छेद 332 के तहत। लोकसभा में SC ST को आरक्षण 330, विधानसभा में SC ST को आरक्षण 332, समझ गए। अब फिर क्या हो गया, लोकसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण 331, ठीक है, विधानसभा में आंग्ल भारतीय को आरक्षण तो 333, ठीक है ना। देखिए 330, तो अब देख लिए, यहाँ पर हम लोग देख लिए कि जब लोकसभा में जो SC ST के लिए आरक्षण अनुच्छेद 330, ठीक है, विधानसभा में जो है क्या बोलते हैं SC ST के लिए आरक्षण तो 332, लोकसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण तो अनुच्छेद 331, और जो है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण जो है कि अनुच्छेद 333, ठीक है, समझ गए। अब थोड़ा सा और डीपली इसको देखते हैं, एक चीज ध्यान रखना है। चलिए, अब क्या है कि लोकसभा में कितने सीटें जो है कि SC ST के लिए आरक्षित है, ठीक है। तो लोकसभा में SC के लिए 84 और ST के लिए 47 सीटें आरक्षित की गई है, इसको ध्यान रखना है। देखिए, SC के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट और ST के लिए जो है कि 47 सीट जो है कि रिजर्व किया गया है, समझ गए ना। SC के लिए 84 और ST के लिए जो है कि 47 सीट जो है कि आरक्षित है। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखना है कि जो है इसकी समय सीमा 2030 तक बढ़ा दिया गया है, यानी 2030 तक इन सीटों में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। मतलब 2030 तक अब चेंज नहीं होगा, ये जो है 84 और 47 रहेगा, ठीक है। इस संविधान संशोधन के तहत, तो संविधान संशोधन 2019 के तहत, इसको भी याद रखना है। और एक जो है कि महत्वपूर्ण बात आप लोग को हम बताने वाले हैं। अब जो है कि लोकसभा में जो SC ST के लिए जो सीटें आरक्षित की जाती है, इसका निर्धारण कौन करता है, तो इसका निर्धारण राष्ट्रपति महोदय के द्वारा गठित एक आयोग होता है, जिसका क्या नाम होता है, परिसीमन आयोग। यही परिसीमन आयोग इन सीटों का निर्धारण करती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है, इसको याद रखना है, समझ गए ना।
तो इन सीटों का निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय द्वारा गठित परिसीमन आयोग जो है इन सीटों का निर्धारण करती है, और 2030 तक जो है इसको फिक्स कर दिया गया। मामला सेट एकदम। समझ गए ना? समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब है अनुच्छेद 331 में क्या है? लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण। ठीक है, लोकसभा में यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को सीटें आरक्षित कर की गई थी, उसको जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत जो है कि खत्म कर दिया गया। टाटा बाय बाय। कहाँ गया ये? यही है ना, लोकसभा के लिए ये जो है कि काम इसका खत्म कर दिया गया है। इसको ध्यान रखिएगा। किस संविधान संशोधन के तहत? तो 104वां संविधान संशोधन के तहत, 2019 के तहत 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत कितने सीटें आरक्षित की गई थी लोकसभा में? पहले तो 2 सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, तो इस संविधान संशोधन के तहत जो है कि इसको समाप्त कर दिया गया। ऐसा कहा जाता है कि अब जो है कि आंग्ल भारतीयों की संख्या भारत में जो है कि नाम मात्र की रह गई है, जिस कारण से इसको काम खत्म कर दिया गया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ तक हम लोगों ने समझ लिए। अब क्या है? हाँ चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए आरक्षण। जो विधानसभा में हम लोगों ने देखा कि लोकसभा में जो आरक्षण था उसको खत्म कर दिया गया। ठीक इसी प्रकार से 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत भी जो राज्यों की विधानसभा में आंग्ल भारतीय के लिए जो कि सीटें रिजर्व कर की गई थी, उसको भी जो है कि 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के तहत खत्म कर दिया गया। टाटा बाय बाय, काम खत्म। चलिए अब क्या करेंगे? अनुच्छेद 135 को देखते हैं। सेवाओं एवं विभिन्न पदों में SC ST के लिए आरक्षण। आप लोग को हमेशा पूरा देश में चर्चा चलता है, SC है उसको नौकरी मिल गया, ST है उसको नौकरी मिल गया, हम जनरल है हमको नहीं मिल रहा है। तो बाबू जो आरक्षण मिलता है ना, इसी से मिलता है। अनुच्छेद 335 के तहत जो है शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को जो है जितने भी सेवाएं हैं उनको रिजर्व है सीट, है ना, उनको जो है कि आरक्षण उसी से दिया जाता है। अनुच्छेद 335 के तहत ही जो है कि उनको जो है कि आरक्षण दिया जाता है। आप लोग बोलते हैं ना, अरे उठा ये छोटा जाता है, सॉरी ठीक है बुरा मत मानिएगा, तो जो है कि मतलब वो SC है ST है तो उसका नौकरी हो गया, मेरा बेटा जनरल है इसलिए नहीं हुआ। ठीक है ना, तो उनको जो आरक्षण का व्यवस्था किया गया है, हमको हंसी आ रहा है, तो इसी से किया गया है। ठीक है ना, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद 338 में क्या है? SC आयोग, शेड्यूल कास्ट आयोग। इसमें हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, सारे महत्वपूर्ण है, मैंने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को ही जो है के लिया है। SC आयोग, क्या SC आयोग? अनुच्छेद 338 में SC आयोग है, तो इसमें क लगा दीजिए तो हो जाएगा ST आयोग। तो अनुच्छेद 338 में SC आयोग, अनुच्छेद 338 क में ST आयोग। अब इसको तो याद रखना और भी आसान है, 40। ठीक है, OBC वाले, ठीक है ना, अदर बैकवर्ड क्लास। ठीक है ना, तो क्या बोलते हैं कि जो 340 है वो क्या हो गया? OBC आयोग। कितना आसानी से याद किया हम लोगों ने। 324 निर्वाचन आयोग, 330 देखिए 330 लोकसभा में SC ST को आरक्षण, 332 विधानसभा में SC ST को आरक्षण, 331 जो है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों को आरक्षण, 333 जो है कि विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण। ठीक है, 333 में देखिए विधानसभा में आंग्ल भारतीयों का आरक्षण। ठीक है, और 335 ये याद रखिएगा, छोड़िए नहीं बोलेंगे तो कहीं कोई देखेगा तो गुस्सा करेगा। ठीक है, 335 में क्या है कि सेवाओं एवं विभिन्न पदों में SC ST के लिए आरक्षण। ठीक है ना, आरक्षण मिलना चाहिए। जो जो तबके अभी भी पीछे हैं उनको जो है कि आगे बढ़ाना है ना, तो मिलना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 338 में क्या है? SC आयोग, 338 क में क्या हो गया? ST आयोग, और 340 में OBC आयोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आते हैं राजभाषा। अब इतना हम लोगों ने देख लिया, अब क्या देखेंगे? राजभाषा। अनुच्छेद 343 के तहत भारत की राजभाषा हिंदी होगी। क्या होगी? हिंदी होगी। और इसकी लिपि क्या होगा? तो वह देवनागरी होगी। ठीक है,
अनुच्छेद 343 का क्या कहता है कि भारत की जो राजभाषा होगी वह हिंदी होगा और जो है कि उसकी लिपि देवनागरी होगी। चलो ठीक है। अब आपात उपबंध, यही तो मेन चीज है, इसी को तो समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको एकदम वीआई नोट कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए, अब क्या है कि भारतीय संविधान में 3 तरह के आपात उपबंध की बात कही गई है। ठीक है, आपातकाल में किस तरह का आपात लगाया जाएगा उसके बारे में वर्णन हमें आपात उपबंध देखने को मिलता है। ठीक है, समझ गए। और इसका, ठीक है, अब देखते हैं कि ये 3 तरह के आपात कौन कौन से हैं। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। अब राष्ट्रीय आपात कब लगाया जाएगा? यह उस कंडीशन में लगाया जाता है जब भारत में बाह्य आक्रमण हो जाए, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में जो है कि राष्ट्रीय आपात लगाया जाता है। यानी कोई देश अगर हम पे युद्ध कर दिया या आक्रमण कर दिया या फिर देश में बड़े पैमाने पर पूरा जो है कि शस्त्रों के साथ विद्रोह कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है कि क्या लगाया जाएगा, तो राष्ट्रीय आपात लगाया जाएगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक और प्रश्न बनता है कि भारत में अभी तक राष्ट्रीय आपात कितना बार लगाया गया है? तो भारत में अभी तक जो है कि राष्ट्रीय आपात 3 बार लगाया गया है। अब 3 बार कब कब लगाया गया है, चलिए थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। जब भारत और चीन के साथ युद्ध हुआ 1962 में, तब एक बार राष्ट्रीय आपात लगा। फिर इसके बाद क्या हुआ, बांग्लादेश को, कमीना को आजाद कराने के चक्कर में 1971 में जो है भारत पाकिस्तान के साथ जब युद्ध हुआ, तो फिर जो है कि राष्ट्रीय आपात लगाया गया। फिर जो है क्या हुआ, 1975 में जेपी बाबू ने क्या किया, आंदोलन किया सरकार के खिलाफ, और जो है कि फिर एक बार राष्ट्रीय आपात लगाया गया। तो यानी राष्ट्रीय आपात कब कब लगाया गया है, तो 1962 में, 1971 में और 1975 में जेपी बाबू के आंदोलन के समय, यानी जयप्रकाश नारायण जेपी। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। चलिए, अब समझ गए 352। 352 कब कब लगाया जाएगा, क्या बोलते हैं, बाह्य आक्रमण, युद्ध और सशस्त्र विद्रोह के तहत। चलिए, अब आते हैं अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन। अब ये कब लगाया जाएगा, यदि किसी राज्य की संवैधानिक ढांचा विफल हो जाती है, यदि किसी राज्य की संवैधानिक ढांचा विफल हो जाती है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है और पूरा का पूरा कंट्रोल कहाँ चला जाता है, केंद्र के पास चला जाता है। यानी सारा का सारा कहाँ चला जाएगा, पावर केंद्र सरकार के पास चला जाएगा उधर। ठीक है ना, समझ गए। तो अनुच्छेद 356 के तहत क्या लगाया जाता है, राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अपने अभी अभी जो है कि हाल ही में जो है कि बंगाल में जो है कि बहुत ही दंगा उंगा हो रहा था, तो वहां पर जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाने की बात कही जा रही थी। ठीक है, तो समझ गए अनुच्छेद 356। अब यहाँ पर आप लोगों को और एक जो है कि बहुत एक महत्वपूर्ण बातें मैं बताने वाला हूँ। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन ध्यान में यहाँ पर यह रखना है कि अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन तो लगाया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 365 के तहत भी जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अब ये कब लगाया जाता है, इसके बारे में भी बताते हैं। यदि राज्य सरकार केंद्र की बातों को नहीं मान रहा है, केंद्र के विचारों को नहीं मान रहा है, या फिर केंद्र द्वारा जो नियम कानून बनाए जा रहे हैं उसको फॉलो नहीं कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 365 के तहत जो है कि राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। देखिए, दिमाग लगा लीजिए, 356 में कब लगेगा, 365 में कब लगेगा। ठीक है जी, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 360 में क्या है, वित्तीय आपात। ठीक है, वित्त आपात क्या होता है, अनुच्छेद जब भारत के किसी क्षेत्र में या फिर संपूर्ण भारत में भारत की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, फिनेंशियल कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाए, तो ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जाता है।
अभी तक, लेकिन ध्यान में ये बात रखना है कि अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी लगा नहीं है। ठीक है जी, एक बार भी वित्तीय आपात नहीं लगा है। तो हम लोगों ने क्या देखा, तीन तरह के आपात देखा। अनुच्छेद 352 में क्या है, तो राष्ट्रीय आपात। 356 में क्या है, तो राष्ट्रपति शासन। और 360 में क्या है, तो वित्तीय आपात। चलिए महोदय जी आगे बढ़ते हैं। अब अनुच्छेद 368 में क्या है, अनुच्छेद 368 में है संविधान संशोधन। ठीक है, भाई समय बदल रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है, तो संविधान में भी तो थोड़ा बहुत बदलाव करना पड़ेगा ना। रूढ़िवादी प्रथा से चलते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। तो भाग 12 में जो है कि संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। भाग 12, सॉरी भाग 20 में, भाग 12 बोल रहा हूं मैं, 20 में। ठीक है, भाग 20 ही है ना। रुकिएगा, थोड़ा सा हमको डाउट हो रहा है। हाँ सर, हाँ ठीक है। हाँ 20 है। ठीक है, तो भाग 20 में जो है कि संविधान संशोधन के बारे में बताया गया है। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग भी कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन किया जा सकता है। और संविधान संशोधन के प्रावधान को कहाँ से लिया गया है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। चलिए अब थोड़ा अनुच्छेद 368 को विस्तार पूर्वक समझते हैं। ठीक है, चलिए चलिए। अनुच्छेद 368 को जो है कि हम लोग थोड़ा विस्तार पूर्वक समझते हैं। अनुच्छेद 368 के तहत दो तरह से संशोधन किया जाता है। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको जो है दो तिहाई बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। और कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिसे दो तिहाई बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य की सहमति से संशोधित किया जाता है। अभी इतना ही जानते हैं, जब संविधान संशोधन हम पूरा विस्तार से पढ़ेंगे तब इसको देखेंगे। तो अनुच्छेद 368 के तहत जो है कि दो तरह से ही संशोधन किया जाता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य को मिलाकर जो है कि संशोधन किया जाता है। यानी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जिसे दो तिहाई बहुमत से संशोधन कर लेंगे, और कुछ ऐसे विषय होंगे या मुद्दा होगा उसको जो है कि दो तिहाई प्लस आधे से अधिक राज्यों की सहमति से जो है कि हम लोग संशोधन कर सकते हैं। अब क्या हो गया, लेकिन संविधान में संशोधन तीन तरह से किया जाता है। अनुच्छेद 368 के अनुसार दो तरह से किया जाता है, लेकिन संविधान में संशोधन तीन तरह से किया जाता है। कैसे, विशेष बहुमत, ठीक है, विशेष बहुमत द्वारा, फिर विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्य के द्वारा, और साधारण बहुमत से भी संविधान में संशोधन किया जाता है। अब साधारण बहुमत क्या होता है, थोड़ा इसको भी देख लेते हैं। यानी 50% प्लस वन, माना आधे से अधिक, यानी 50% प्लस वन। क्या होगा कि अगर मान के चलिए लोकसभा राज्यसभा में अगर 50% से वन अगर मान के चलिए अधिक जो है लाता है, तो उसके संविधान में संशोधन कर दिया जाता है। ठीक है। और आप लोगों को और एक पॉइंट वाली बात बता रहा हूं मैं, कि संविधान संशोधन विधेयक को राष्ट्रपति महोदय को स्वीकृति देनी ही पड़ती है। उसमें किसी प्रकार का नानाकानी नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समझ गए, अनुच्छेद 368 समझा दिया। अब अनुच्छेद 370, अनुच्छेद 370 में क्या है, जम्मू कश्मीर के लिए विशेष प्रावधान, जो वर्तमान में 2019 के द्वारा जो इसे हटा दिया गया, अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो जम्मू कश्मीर का प्रावधान, अब जम्मू कश्मीर चलेगा कैसे, तो जम्मू कश्मीर का जो शासन चल रहा है अब इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। तो इसका शासन प्रशासन जो है कि भाग 8 के तहत चल रहा है। ठीक है, भाग 8 के तहत जो है कि इसका शासन चलाया जाता है। भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में जो वर्णन पूरा अच्छी तरह से दिया गया, तो भाग 8 के तहत जो है कि चलाया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के लिए जो विशेष प्रावधान था, इसको जो है कि खत्म कर दिया गया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 को, यानी प्रेस की स्वतंत्रता, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है, प्रेस की स्वतंत्रता। अब अनुच्छेद 40 में क्या है, ग्राम स्तर पर पंचायत की स्थापना, मैंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में बताया है, इसको देख लीजिएगा। ठीक है ना। अब अगर इतना यहाँ पर विस्तार से बताते चलेंगे तो अनुच्छेद खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसको जो है डीपीएसपी को आप लोग, मेरा जो राज्य के नीति निर्देशक टॉपिक है उसमें जाकर आप लोग देख लीजिएगा। अब अनुच्छेद 45 में क्या है, वही अभी बताए थे पहले हमने।
6 से कम उम्र के बच्चों के लिए, तो 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों को ये क्या हो गया, फंडामेंटल राइट हो गया, FR। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, फंडामेंटल राइट। उसके बाद 6 से कम उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान, ये क्या हो जाएगा, DPSP। बार बार आप लोगों को मैं समझा रहा हूं, अब याद करना और न करना आप लोगों का काम है भाई साहब। ठीक है ना जी, समझ में आ गया। अब दोस्तों थोड़ा हम आप लोगों से बात कर लेते हैं। प्लीज आप लोगों से बहुत रिक्वेस्ट है, इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी में भी जो है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, और जो है क्या बोलते हैं कि आप लोगों से एक ही चीज उम्मीद है कि हमें थोड़ा कोऑपरेट कीजिए, ठीक है ना, ताकि मेरा मोरल अप हो। और मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि मैं जो है कि मैं जॉब करता हूँ, ठीक है ना, मैं गवर्नमेंट जॉब में हूँ। अब मैं किस में हूँ मैं आप लोगों को उतना बताना नहीं चाहता हूँ। ठीक है, मैं सर्विस करता हूँ, फिर भी जो है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ। बहुत मुश्किल से छुट्टी लेकर टाइम निकाल कर जो है कि मैं अपना वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज कोऑपरेट कीजिए हमें, ठीक है ना। समझिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।